नमस्कार साथियों, सुनील एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी अभी चल रही है सिंदूर सीरीज और ये व्याख्याता जो भर्ती है हमारे 2025 उसके अंदर मॉडल पेपर में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये मॉडल पेपर आप लोगों के संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि टोटल जो पाठ्यक्रम है हमारे 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स और हमारे जो टाइमिंग कितना रहेगा दोस्तों, 1.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा इसके अंदर। और आपको पता है कि हमारे सिंदूर सीरीज के अंदर अभी ये तीसरा हमारा जो मॉडल पेपर चल रहा है और लगभग 20 मॉडल पेपर में करवाने की सोच रखा हूं। और अभी भी हमारे पास लगभग देखा जाए तो कम से कम हमारे पास 35 दिन और बचे हैं। 34 से 35 दिन हमारे पास बचे हैं, जिसमें से 3 मॉडल पेपर तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 17 मॉडल पेपर में आराम से आप लोगों को करवा दूंगा। दोस्तों, मॉडल पेपर आप लोगों के एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी इस मॉडल पेपर को अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों के पास ओएमआर शीट होनी चाहिए ऐसी ओएमआर शीट रहेगी तो आप लोगों का जो डेडिकेशन है वो बना रहेगा, क्योंकि ओएमआर शीट में आप जो जैसे ऑप्शन भरोगे तो आप लोग पता रहेगा कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप लोगों के लिए निर्देश है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए और एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने की दिशा में उत्तर को गलत माना जाएगा। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन भरने की दिशा में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दोस्तों, ये बुकलेट मैंने खुद ने बनाई है। आप लोग जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड के जो तैयारी कर रहे हैं उनको अगर गणित के अंदर दिक्कत आती है, किसमें दोस्तों, अगर गणित में दिक्कत आती है उनको गणित में अगर दिक्कत आती है तो वो इस बुकलेट के माध्यम से इस बुकलेट से वो पढ़ सकता है। ठीक है, ये बुकलेट मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील एकेडमी पे मैंने जो टेलीग्राम चैनल है मेरा सुनील एकेडमी, उस पर मैंने डाल रखी है। अपडेटेड है दोस्तों, कोई भी एरर नहीं है और एरर होगा तो आप लोग मुझे सूचित कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, जिसमें मैंने चारों टॉपिक करवा रखे, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और बहुपद। ये चारों टॉपिक मैंने करवा रखे हैं तो आप लोग इसमें से अभ्यास कर सकते हो। इसमें बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, पीवाईक्यू सारी दे रखी है और इसके वीडियो सोल्यूशन भी मैंने करवा रखे हैं। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारे सिंदूर सीरीज का तीसरा मॉडल पेपर। दोस्तों, आप लोग पता है कि मैंने आप लोग पिछली क्लास में बताया था कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, इसलिए मैंने भी जियो फाइबर लगवा लिया है। अभी नहीं लगवाया, मतलब 1-2 दिन में लग जाएगा वो, तो उसके बाद में नेटवर्क इशू नहीं रहेगा तो मैं लाइव क्लास भी फिर बाद में लाऊंगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मैं करंट अफेयर्स, ठीक है, अपने जो करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यू जल्दी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, कम से कम 500 एमसीक्यू, 500 प्लस एमसीक्यू जो अपने स्कूल व्याख्याता के लिए हैं और अपने जो मैनेजमेंट स्कूल उसके एमसीक्यू, ठीक है, उनके एमसीक्यू भी कम से कम 500 से 700 जो भी एमसीक्यू बनेंगे, शायद ज्यादा बन सकते हैं। कम से कम मान लो आप लोग कम से कम 600 प्लस एमसीक्यू हो जाएंगे उसमें, 600 से 700 एमसीक्यू। ठीक है, वो क्लास भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ। इस करंट अफेयर्स की एमसीक्यू क्लास और स्कूल मैनेजमेंट की एमसीक्यू क्लास दोनों में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग वो भी आराम से देख सकते हो, क्योंकि उन क्लासों में से आराम से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो अभी मैं मॉड्यूल पर करवा रहा हूँ इसमें से भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हमारी क्लास सिंदूर सीरीज का। आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे शुरू करते हैं इसको। मैं इस घड़ी को इधर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि देखो टाइमर रहेगा तो हमको पता रहेगा कि हमको किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक दोस्तों, पानी पी लेते हैं, गर्मी है तो पानी की प्यास बार बार लगती है। ठीक है, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। एक मिनट रुकना, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ कुछ चीज को। ठीक है, ऑफ। ठीक है दोस्तों, शुरू करें क्लास। लो, क्लास शुरू हो चुकी है आप लोगों की। दोस्तों, पहला क्वेश्चन से आपको लोगों के पास, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, इसका आंसर बताओ दोस्तों मुझे। 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 7 नवंबर 1905। इन चारों में से अपना राइट आंसर कौन सा होगा? सोच के बताओ जल्दी से मुझे। 20 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर और 7 नवंबर 1905, 1905, 1905, 1905, सब में एक ही दे रखा है। ठीक दोस्तों, बताओ मुझे क्या होगा दोस्तों। 20,
7, 16 और 7 नवंबर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? कंदपेश्वर सिंह, जतिन दास, दीवान मनीराम दास और रानी गेडिन-ल्यू। इन चारों में से कौन है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? कौन थे दोस्तों? मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी गेडिन-ल्यू, जतिन दास, कदम्पेश्वर सिंह और दीवान मनीराम दत्त। तो इसका जो राइट आंसर वो अपना क्या है? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की? कौन सी सरकार की दोस्तों? अस्थायी सरकार की स्थापना कब की? ठीक है दोस्तों, स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की? सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1942, 21 अक्टूबर 1943, 2 जुलाई 1942 और 2 जुलाई 1943। तो इसका जो राइट आंसर अपना वो क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 21 अक्टूबर 1942, 21 अक्टूबर 1943, 2 जुलाई 1942 और 2 जुलाई 1943। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगलकालीन चित्रों में सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग किस शासक के काल में हुआ? मुगलकालीन चित्रों में सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग किस शासक के काल में हुआ? अकबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। अकबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। इन चारों में से कौन दोस्तों जिसके काल में सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग हुआ? अकबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। कमेंट करके बता सकते हो आप लोग दोस्तों। अकबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। तो दोस्तों जो अपने शाहजहां है उसके काल में सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग हुआ। सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग हुआ। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की? किसकी दोस्तों? वेदांत सोसाइटी। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की दोस्तों? 97, 96, 87 और 99। कब की दोस्तों? 1897, 1896, 1887, 1899। तो कब की वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कब की? तो आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट भाई दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों 1896 में जो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, किसकी दोस्तों? वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया? कौन सा दोस्तों आत्म सम्मान आंदोलन चलाया? निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया दोस्तों? अग्निहोत्री, नायर, फरदौनी जी और ज्योतिबा फुले। यानी नारायण अग्निहोत्री, रामास्वामी नायकर, नौरोजी फरदौन जी और महात्मा ज्योतिबा फुले। तो कौन है ऐसा जिसने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया? आप लोग इसका कमेंट करके बता दो आंसर। ठीक है दोस्तों, नारायण अग्निहोत्री, रामास्वामी नायकर, नौरोजी फरदौन जी और महात्मा ज्योतिबा फुले। इसका अपना राइट आंसर होगा दोस्तों रामास्वामी नायकर। क्या दोस्तों? रामास्वामी नायकर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गणेश्वर सभ्यता का विकास निम्नलिखित में से किस नदी किनारे हुआ? कौन सी सभ्यता दोस्तों? अपने गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ? किस नदी के किनारे हुआ? बताओ भाई, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ? गग्गर, बनास, सागी और कांतली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कांतली नदी। ठीक है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैं घड़ी को दे आता हूं। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले से बाद की ओर व्यवस्थित करना है इन घटनाओं को। तो
नीमूचाणा हत्याकांड, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, तृतीय गोविंदपुरा हत्याकांड और बेंगू किसान आंदोलन का, ठीक है, प्रारंभ। बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ, ठीक है। और ये अपने कोड दे रखे हैं यहाँ पर, यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग सोचो और कमेंट करके बता दो मुझे। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बात की और व्यस्त कीजिए। नीमूचाणा हत्याकांड, निपुरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, तृतीय गोविंदपुरा हत्याकांड और बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ, ठीक है, बताओ भाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 4 3 1, ठीक है दोस्तों, 2 4 3 1। आगे देखते हैं राजस्व के एकीकरण, इसको मैं वापस से लिया था। राजस्व के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राजस्व के एकीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों असत्य है? कौन सा कथन असत्य है बताओ मुझे, इसमें से आप लोगों को कौन सा कथन ऐसा लग रहा है जो असत्य हो सकता है, बताओ। इस चरण में कोटा के शासक भीम सिंह को राजप्रमुख बनाया गया। एकीकरण जो हुआ था उसके जो सेकंड चरण था उसके बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा कथन ऐसा होगा जो अपना रॉन्ग होगा, ठीक है, यानी गलत होगा। कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है मुझे बताओ, बताओ इसके अंदर। कोटा के इस चरण में कोटा के शासक भीम सिंह को राजप्रमुख बनाया गया, या इस चरण में राज प्रमुख डूंगरपुर नरेश लक्ष्मण सिंह को बनाया गया, इस चरण में प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा बने, या इस चरण का उद्घाटन करता एन.वी. गॉडविल थे। कौन सा ऑप्शन है इसका जो गलत है? कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एकदम गलत है, जो हमारे एकीकरण के द्वितीय चरण से संबंधित नहीं है? सोचो। चलो, इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं आदिवासी संघ, आदिवासी संघ तथा अस्पृश्यता निवारण संघ है, इस अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? आदिवासी संघ तथा अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी और हरिनारायण शर्मा। तो इन चारों में से किसने की अपने दोस्तों आदिवासी संघ तथा अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, यादव, जोशी और शर्मा जी अपने। तो अपने जो शर्मा जी है वो अपने क्या है दोस्तों, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना इन्होंने की और आदिवासी संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। आगे देखते हैं जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है? जोगी महल, ओ जोगी, जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर, चित्तौड़, मेहरानगढ़ और आमेर। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ और आमेर, कौन से दुर्ग में दोस्तों जोगी महल स्थित है? अपने 9 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और अपने ये 11 क्वेश्चन चल रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को करते रहे दोस्तों, डेली आप लोगों की एक मॉडल पेपर क्लास आएगी। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था जो कल तक सोल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है? तो जोगी महल अपने जो रणथंभौर है, अपने रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। जोगी महल अपने रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज, मृत्यु भोज प्रथा को क्या कहते हैं? मृत्यु भोज को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहते हैं दोस्तों? मृत्यु भोज को क्या कहते हैं दोस्तों? मोसर, शोक, शोक और त्रयोदशी संस्कार, क्या बोलते हैं दोस्तों? जो मृत्यु भोज होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सबको पता है भाई, सबका होगा सबका, तो क्या बोले मोसर, तन बोलते हैं मृत्यु भोज जाए तो बारवा करे तो भी क्या बोलिया करे कि मोसर में जा रही है, मोसर में जी में आ रही है, तो यार बोलिया करे, ठीक है। तो राजस्थान के लोक नृत्य में उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अपन को दोस्तों नहीं वाला पहचानना कि कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। राजस्थान के लोक नृत्य में उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गिंदड़ नृत्य शेखावटी, ढोल नृत्य जालोर, बम नृत्य अपने बीकानेर, बम रस्य नृत्य बीकानेर और डांडिया नृत्य अपने मारवाड़। तो ऐसा कौन सा दोस्त है जो अपने जो सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, गिदड़ नृत्य शेखावटी में है, या ढोल नृत्य जालोर में है, डांडिया मारवाड़ में है, या बम नृत्य बीकानेर में? तो ऐसा अपना दोस्तों ये सेकंड थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, बम नृत्य, ये बीकानेर से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको यहाँ लिया था मैं।
निम्नलिखित फर्स्ट और सेकंड को अपन को मिलान करना है दोस्तों। चौथ माता का मेला, रामदेव जी का मेला, वीर भत्ता जी का मेला और बाणगंगा का मेला। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताओ भाई। चौथ माता का मेला दोस्तों माघ कृष्ण चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल नवमी। कब बढ़ता है दोस्तों रामदेव जी का मेला अपना, कब बढ़ता है रामदेव जी का मेला दोस्तों, कब बढ़ता है दोस्तों बताओ भाई। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद की द्वितीया को। ठीक है, चौथ माता का मेला कब बढ़ता है दोस्तों, बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा जो बता दो फटाफट, कमेंट करके बता दो। इसका जो राइट आंसर दोस्तों, चौथ माता का मेला दोस्तों माँ कृष्ण चतुर्दशी, रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, फत्ता जी का दोस्तों भाद्रपद शुक्ल नवमी और बाणगंगा का दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेमन शरीर के किस अंग का आभूषण है। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि मेमन हमारे शरीर का किस अंग का आभूषण है, जो लेडीज के सिर का आभूषण होता है। ठीक है, मेमन शरीर के किस अंग का आभूषण है, बताओ। मेमन शरीर के किस अंग का आभूषण है। मेमन हाथ, गले, कमर और सिर। तो ये तो आपको सबको पता है कि सिर का आभूषण है ना, सिर का आभूषण क्या दोस्तों, मेमन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चंस आ चुका अपने पास। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। समांतर माध्य क्या होगा, अब ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल को पहले सोल्व करो। तो मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों इसका 30 और इसका 40 50 60 और 70। तो मध्य बिंदु को अपन क्या बोल देंगे, एक्स, और सिग्मा एफ आई एक्स आई, सॉरी एफ आई एक्स आई नहीं, सिग्मा तो बाद में लगाएंगे, एफ आई एक्स आई आ जाएगा यहाँ पे 180 और 400 और 8 पंजे 40 और 12 72 728। ठीक है, तो इधर सिग्मा एफ आई कितना का 6 10 16 8 24 36 40। तो सिग्मा एफ आई कितना दोस्तों, सिग्मा एफ आई तो अपना हो गया 40 है ना, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ दोस्तों अपन का अपना पास 4 4 दूनी 8 8 और 7 15 16 17 18 18 19 1980 कितना दोस्तों 1980। ठीक है, अब देखते हैं अपना जो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हुए सिग्मा एफ आई। तो अपने पास 1980 आया बटे हुए 40, तो एक से एक कैंसिल। 19 में 4 का भाग गया तो कितने बार जाएगा 4 बार, फिर बचा 3 8। 38 में 4 का भाग जाएगा 9 बार, बचा फिर 2 पॉइंट 20 2 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बार 49.5। तो इसका राइट आंसर हो गया 49.5। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7 11 12 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई 20 21 और 29 की माध्य का 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना अपने दोस्तों, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो एक बार की अपन को माध्य ज्ञात करना, तो इसमें आरोही और अवरोही क्रम, तो ये भी अपन को चीज ध्यान रखना पड़ता है। तो आरोही क्रम पहले से दे रखा है, तो 7 11 12 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई 20 21 8 20 21 29, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, प्रेक्षणों या पदों की संख्या 8, प्रेक्षणीय पदों की संख्या 8 है, यानी कि 8 क्या है दोस्तों, सम। ठीक है, जब पदों की संख्या सम हो, जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो, तब अपना जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद का औसत, औसत मतलब 2 का भाग लगाना। ठीक है, तो माध्यिका अपने पास ऑलरेडी 16 दे रखी है। ठीक है, तो अपने पास 8 है, तो 8 का आधा कितना होगा भाई दोस्तों, 8 का आधा होगा 4, यानी चौथा पद कौन सा अपना, चौथा पद 1 2 3 4, तो अपना चौथा पद कौन सा होगा दोस्तों, x माइनस वाई है ना, चौथा पद ये रहा, और पांचवा पद कौन सा होगा x प्लस वाई। तो चौथा पद तो हो गया अपना पास n/2 प्लस n/2 वा पद, तो ये हो गया चौथा पद, और n/2 प्लस 1 वा पद यानी 4 प्लस 1 के बराबर पांचवा पद। तो चौथा पद और पांचवा पद कौन सा, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यानी कि चौथा पद तो हो गया x माइनस वाई, और पांचवा पद कौन सा हो जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई तो चौथा पद और x प्लस वाई पांचवा पद, तो दोनों का औसत निकालना है, तो बटे हुए 2, और अपने पास माध्यिका कितनी दे रखी है 16। तो आगे देखते हैं, 16 बराबर
एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बटे में 2, सॉरी 2 तो ऐसा कैसा हो जाएगा ये, और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 2x बराबर बटे में 2, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 16, तो x बराबर 16, तो यानी कि अपने पास x का मान क्या आ गया 16 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई मेरी बात, x का मान कितना आ गया अपने पास 16। आगे देखते हैं, निम्न बराबरता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने पास एक तो समांतर माध्यक कर लिया, माध्यक कर लिया, और बहुलक का क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन आ गए अपने पास। देखो सर्वाधिक बारंबारता किसकी है इसमें 14 की, सर्वाधिक बारंबारता किसकी दोस्तों इसमें 14 की, तो अपने पास बहुलक वर्ग कौन सा हो गया ये 20 माइनस 30, सॉरी 20 से 30, तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया 20 माइनस 30 बटे में 14। जिसने मेरी क्लास देख रखी है उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैंने इस डब्बा लेकर मैंने करवाया था आप लोगों को। ठीक है, जैसे ये सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक बारंबारता, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता इसकी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वाधिक बारंबारता जिसकी है वो ही अपना बहुलक वर्ग कहलाता है, तो बहुलक वर्ग अपना ये हो गया। ठीक है, बहुलक वर्ग हो गया ये। अब अपना बहुलक वर्ग तो इसको बाहर निकाल लो, 20 से 30 बटे में 14। ठीक है, ये हो गया अपना 12, ये हो गया 10, बस इससे इतना ही काम है। और ये जैसे अपन को पता है कि वर्गीकृत है, क्या है दोस्तों ये वर्गीकृत है, वर्गीकृत है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों वर्गीकृत में बहुलक का एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 गुणा h, तो यही होता है अपना वर्गीकृत के अंदर। तो अपना एल का मान क्या होगा, एल माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, एल का मान कितना आ गया 20। ठीक है, और एफ जीरो कितना है अपना f0, ये 12 होगा, जो वो हो जाएगा अपना f0, ये 14f1, और f2 कितना हो जाएगा 10, और ये अपना वर्ग अंतराल कितना है दोस्तों 20 से 30, 10 हो गया, दोनों का अंतर कितना 10, तो h का मान आ गया अपने पास 10, l का मान आ गया 20, ये l कितना हो गया l बराबर 20, और f0 का मान हो गया 12, f1 का मान हो गया 14, और f2 का मान हो गया 10। तो अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, l बराबर सॉरी बहुलक बराबर एल प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। तो l का मान कितना अपना पास दोस्तों 20 प्लस f0 f1 का मान कितना है 14 माइनस 12 बटे में 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 10 गुणा 10। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास 20 प्लस 2 बटे 28, 28 में से 22 गया तो कितना बचेगा ये हो गया 28 माइनस 22 गुणा 10। ठीक है दोस्तों, 28 माइनस 22 गुणा 10। ठीक है, आगे देखते हैं 20 प्लस 2 बटे हुए 6 गुणा 10, तो 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 20 प्लस 10 बटे हुए 3, और 10 बटे हुए 3 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं बटो 3.3, है ना, लिख सकते हैं ना, तो 20 प्लस 3.33। ठीक है, डिटेल्स चलते जाएगा तो अपने पास हो गया 23.33, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, अपने पास 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, 20 मिनट में अपन ने 18 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 20 मिनट में अपन ने 18 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो निम्न बराबर बटन से बहुलक ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब ये अपना क्वेश्चन से आ गया दोस्तों कौन सा मेंस्ट्रुएशन वाला, क्षेत्र मिति वाला क्वेश्चन से आ गया। चौदह सेमी आधार के व्यास और 10 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो बेलन का आधार कितना दोस्तों 14 सेमी, तो बेलन देखो ये रहा। ठीक है, तो आधार का व्यास कितना दोस्तों ये 14, तो आर कितना हो जाएगा 7 सेमी, ऊंचाई कितनी है इसकी 10, यही पूछ रखा है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ठीक है ना, 2 पाई आर एच तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया मेरी बात यहां तक। अब देखो ये अपने पास दो दे रखा है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो एच बटे हुए एच प्लस आर, एच का मान कितना अपना 10, और 10 प्लस 7 यानी कि 10 बटे 17, तो अपने 10 बटे 17 क्या आ गया दोस्तों इसका
बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ, सही है ना। आधार इसका 14 तो त्रिज्या इसके 7 हो जाएगी और उसकी ऊंचाई 10 है तो सही है। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h और संपूर्ण होता है 2πr कोष्ठक h + r। ठीक है, तो अपना इसका आंसर हो गया 1। आगे देखते हैं, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या का उसकी ऊंचाई से अनुपात 7:9 है, यानी कि एक शंकु अपना ये रहा, इसकी त्रिज्या कितनी r और ऊंचाई कितनी इसकी h, तो इसके r बटे आधार की त्रिज्या का ऊंचाई के साथ अनुपात कितना है दोस्तों, 7:9। ठीक है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार कौन सा, ये रहा, तो यानी वृत्त, इसका शंकु का आधार कौन सा, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, πr² कितना है दोस्तों, πr², 1386। ठीक है, तो यानी कि 22/7, इससे r का मान ज्ञात कर लेंगे, r² बराबर 1386। ठीक है, तो देन r² बराबर 1386 गुणा 7/22, तो 22 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 22 पंजे 110, 22 छक्के 132, तो 6 बार गया। फिर बच्चा 6, 22 से 22, 44, 66, तो 63 बार। ठीक है, तो r² बराबर हो गया 63 × 7, तो मैं r² बराबर 63 को कैसे लिख दूं मैं, 9 × 7 × 7 ऐसे लिख दूं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 7 बराबर 21, तो r का मान कितना हो गया, 21 हो गया अपना, r का मान 21 हो गया ना दोस्तों, r का मान 21 हो गया अपना। और अपने पास r/h कितना है दोस्तों, 7/9। ठीक है, जब r का मान 21 है, जब r का मान 21 है दोस्तों, तो h का मान निकाल सकते हैं क्या अपन, हाँ निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब देखो r का मान 21 है तो 21/h बराबर 7/9, तो 7 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो h का मान कितना आ गया, 9×27। ठीक है, यानी कि r बराबर 21 और h बराबर 27, r बराबर 21 और h बराबर कितना आ गया दोस्तों अपने पास, 27। ठीक है, अब क्या बोल रहा वो, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो शंकु का आयतन होगा दोस्तों 1/3 πr²h, तो 1/3 करो, 22/7 करो, r की जगह सॉरी पाई की जगह, r की जगह अपने पास क्या है, r 21 × 21 और h की जगह 27। ठीक है, तो 7 या 21, 21 कैंसिल हो गया, बचा अपने पास 22 × 21 × 27, तो 21 को 22 से गुणा करेंगे तो 21 से कम 21, 42, असल का 4, 42 4 46 × 27, तो 27 को अपन 62 इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 462 × 27, 7 14 4 हासिल का है, 7 6 3 44 का 4 हासिल का 4, 7 28 32, 8 12 2 हासिल का 1 9, 4 12 2 हासिल का 1 5 12, 12,524 आ रहा है क्या, रुको 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 रुको, कहीं पे गलती आ रही है क्या, 464, गलती, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 7 7 6 49 43 का 3 हासिल का 4, 7 चौक 28 3 32 हासिल का 12 4 सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9, अब जोड़ो कितना आएगा, 4 7 4 12, 12,474। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक दोस्तों, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं, एक ठोस धातु लंबवर्ती बेलन का व्यास 32 सेमी तो ऊंचाई 9 सेमी, इसे पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अपने पास बेलन है ये रहा, तो बेलन का व्यास कितना दोस्तों, व्यास 32 सेमी, व्यास मतलब इसके आधार का व्यास होगा। ठीक है, बेलन का व्यास कौन सा है, बेलन का आधार तो होता है ये रहा बेलन, इसका ठीक है, तो ये व्यास कितना, 2r बराबर कितना है 32, तो देन r बराबर कितना हो गया 16, इन त्रिज्या 16 होगी, हाँ, और ऊंचाई 9 सेमी है, तो ऊंचाई ये रही। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसे पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, यानी बेलन को पिघलाना, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और पिघलाकर क्या बना दिया, गोला बना दिया, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ ये होता है ना। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और r का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे 16 × 16, और h का मान कितना है 9 बराबर 4/3 r³, तो ये अपन को r का मान निकालना है। तो दोस्तों देखो 4 चौक 16, 4 बार ये कट गया, और इधर आएगा 16 × 4 × 9 × 3 बराबर r³, तो 16 चौक 64, तो इधर 9 27 बराबर r³। देन अगर अपन इसका घनमूल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इधर 4 × 3 बराबर r बराबर 12। ठीक है, तो इसका जो गोले की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 12 सेमी। ठीक है, आगे देखते हैं,
दोस्तों ये क्वेश्चंस है अपने नंबर सिस्टम से, ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। तो बताओ किस प्रकार से करेंगे। देखो दोस्तों 7 की होल पावर 15 प्लस 7 की होल पावर 16 प्लस 7 की होल पावर 17, ठीक है। तो अगर अपन 7 की होल पावर 15 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 7 की होल पावर 1 प्लस 7 की होल पावर 2, ठीक है। तो 7 की होल पावर 15 कोष्टक 1 प्लस 7 प्लस 7 7 49 कोष्टक 7 की होल पावर 15 49 और 1 50 यानी 57, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 7 की होल पावर 15 गुणा 57, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इनमें से किस संख्या से विभाजित है। क्या ये 4 से भाजित जाता, नहीं, 2 से भी नहीं कटेगी, ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगी, तो ये जाएगा 3 का भाग, तो इसमें 3 का भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 से विभाजित है, ठीक है। आगे देखते हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बताओ ये कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, देखना यहाँ पे, देखो दोस्तों, ये अपने भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल, और यहाँ पे बचता अपने पास शेषफल, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे भाज्य निकालना है, अगर मैं कहूँ कि मुझे भाज्य निकालना है, तो भाज्य क्या हो जाएगा, इस भाजक को भागफल से गुणा कर दो, इस भाजक को भागफल से गुणा कर दो, यानी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो अब अगर मैं कह दूं, अगर मैं क्या कह दूं, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, ये दे रखा दोस्तों, ये भागफल, ये तो भागफल और ये शेषफल, ठीक है। अपने पास भाजक क्या है दोस्तों, ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भाजक, ठीक है। तो भाजक को भागफल से गुणा करके फिर शेषफल जोड़ना है, यानी कि अपने पास हम देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये लेके आना, ये x 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, ये वाला अपने पास आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसको इस भागफल से गुणा करने पर और फिर मुझे शेषफल जोड़ना है, ये वाला समझ में आ गया ना। देखो ये वाला भाज्य तो अपने पास क्या है दोस्तों, ये वाला, ये अपने पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर 9x² माइनस 4x स्क्वायर, 9x4 माइनस 4x स्क्वायर, 9x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, ये है ना। अपने पास भाजक क्या है दोस्तों, भाजक अपने पास 3x स्क्वायर प्लस x, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये है ना। अब ये बोल रहा है कि इनमें से किस 3x स्क्वायर सब 3x स्क्वायर माइनस x सब में, ठीक है, यानी इससे गुणा करना है इनमें से और ये जोड़ना है, तो अपने पास ये वाला चीज आनी चाहिए, बस वो अपना आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, गुणा करो और सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। मैं करता हूं देखो गुणा, और अपने पास सॉल्यूशन आता है या नहीं आता अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो इसके अंदर मैं यहीं से करता हूँ, देखो 3x² को मैं इससे गुणा कर रहा हूँ, इस वाले से गुणा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सब में 3x² माइनस x दे रखा है, 3x² को मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3x² को मैं गुणा करूंगा तो 9x4 और, ठीक है, 9x4 माइनस 3x³ ठीक है, और फिर मैं x से गुणा करूंगा तो 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² प्लस x, ठीक है। तो कितना है देखता हूँ एक बार में, 9x4 और 3x³ से, रुकना एक बार, 3x² फिर 3x³, हाँ यहाँ पर आएगा नहीं, देखो देखो 3x², एक मिनट रुकना, थोड़ी सी गलती हो गई क्या मेरे से, इस 3x² को देखो पहले तो 3x² को इस सबसे गुणा करना, तो क्या आएगा दोस्तों मेरे पास, 3x² को इस सबसे गुणा करेंगे तो 9x4, ठीक है। फिर मैं 3x² को माइनस एक्स से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 3x³, ठीक है। फिर मैं प्लस x को 3x² से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 3x³, ठीक है। और मैं प्लस x को माइनस एक्स से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस x², और फिर माइनस 1 को मैं 3x से गुणा करूंगा तो माइनस 3x², और मैं माइनस 1 को x से गुणा करूंगा तो माइनस 1 को माइनस एक्स से गुणा करूंगा तो प्लस x, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अब देखना, हाँ 3x² प्लस से माइनस 3x² वाला कट गया,
तो यहाँ पर बचा क्या अपने पास 9 एक्स 4 और 3 और 1 4 हो गया -4x² प्लस x। ये बचा ना अपने पास। अब अगर मैं कहूँ कि इनमें से क्या जोड़ू मैं इन दोनों में, देखो 3x² - x, 3x² - x और 3x² - x तीनों में दे रखा है, तो मैं इनमें से -x+3 जोड़ू, -x+4 जोड़ू और -x+5 जोड़ू, इन तीनों में से जोड़ के देख लें। प्लस -x+3 ये जोड़ा तो क्या आएगा दोस्तों, -x तो -x कैंसिल हो गया, +3 आ रहा, +3 आ नहीं रहा, यहाँ पर +4 आ रहा, तो ये अपन को करना ही नहीं है। ठीक है, अब वापस से कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फिर जोड़ू मैं -x+4, तो -x+4 जोड़ूंगा तो -x से +x कैंसिल हो जाएगा, +4 बच जाएगा, यानी कि अपने पास 9x4 -4x² + 4 कब आएगा दोस्तों, जब अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। निम्न प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू अनुसरण करता है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, मैं आप लोगों के पास इसको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग सोचो रीजनिंग का क्वेश्चन है किसका, अपने रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोच के बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। सोचो भाई सोचो, इसका आंसर क्या हो सकता है। अपने पास अपने 32 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अपन ने अभी चॉइस क्वेश्चन कर लिया है, यानी गणित के क्वेश्चन अपन ने फटाफट कर लिया। मुझे लगता है अपना 1 घंटे में क्वेश्चन हो जाएगा, 1 घंटे में नहीं होगा, सवा घंटे, 1 घंटे 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा पूरे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू का अनुसरण करता है। क्या होगा दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास दे रखा 215 और 64 समानुपात 312 है ना, तो देखो 2 + 1 + 5 कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर कितना दे रखा 64, इसी प्रकार से 3 + 1 + 2 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 36। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है रानी 26 किलोमीटर, चलो इसको क्वेश्चन को आप पढ़ो खुद ही और इसको करके बताओ एक बार क्या आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सोच लिया क्या, देखो ये बोल रहा है कि रानी 26 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। देखो मैं यहाँ पे खड़ी, रानी यहाँ पे खड़ी है, रानी देखो ये तो हो गया ये तो हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, और ये दक्षिण। ठीक है, तो ये बोल रहा है रानी पश्चिम की 26 किलोमीटर चलती है, तो पश्चिम की ओर रानी यहाँ पे खड़ी है 26 किलोमीटर चली, हाँ, फिर दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की ओर फिर 15 किलोमीटर चल गई, हाँ, फिर वह 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, पूर्व कौन से इस साइड है, तो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलती है, यहाँ तक 10 किलोमीटर चल गई भाई, तो 26 है ना यहाँ तक, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक तो 26 है, तो 10 किलोमीटर चली तो 10 किलोमीटर चल गई यहाँ तक, 10 किलोमीटर चलती है, फिर वह उसी दिशा में 16 किलोमीटर तक चलना जारी रखती है, यानी कि ये 10 किलोमीटर तक तो यहाँ चली, फिर वो आगे भी 16 किलोमीटर तक और चलती है, 16 किलोमीटर चल गई यहाँ तक। ठीक है, हाँ, वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु कौन सा, ये रहा, और अब खड़ी कहाँ पर, वो यहाँ पर, तो कितनी दूरी पर है दोस्तों, ये तो 15 किलोमीटर ही है, ये कहाँ पर खड़ी दोस्तों 15 किलोमीटर दूरी पर खड़ी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बताओ भाई इसका वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा। वागद आन प्लस वा प्लस दान, वाक प्लस दान, वाक प्लस दान, क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वाक प्लस दान, वाक प्लस दान। ठीक है, आगे देखते हैं स उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है, स उपसर्ग के योग से बना, स उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है। बताओ भाई सहित, सम्मति, सपूत और सफल, सफल सपूत सम्मति सहित, बताओ भाई इसका क्या ऑप्शन होगा कि स उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा नहीं है, सहित, सम्मति, सपूत और सफल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा सम्मति, स उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। राजपत्र परिभाषित शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द है, जो राजपत्र है
उसका पारिभाषिक शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा? मैनुअल, गजेटेड, टेस्टिमोनियल और परमिट। तो कौन सा हो सकता है दोस्तों? हमारे पास दोस्तों 36 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और हमारा 28 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है 36 मिनट के अंदर। हमारे पास 54 मिनट और बचे हैं, जिसमें से हमको 46 क्वेश्चन और करने, 46 का 47 क्वेश्चन और करने हैं। बताओ भाई बताओ, राजपत्र अंग्रेजी शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा? इसका नाम होगा दोस्तों गजेट। ठीक है। आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, वाक्य में अशुद्ध अंश का चयन कीजिए। तो भाई आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, वाक्य में अशुद्ध अंश का चयन कीजिए, कौन सा होगा? आकाश में दीर्घकाय बादल और दिखाई दिया, तो कौन सा होगा दोस्तों? आकाश में दीर्घकाय बादल और दिखाई दिया, इनमें से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध कौन सा है इनमें से? बताओ मुझे, अशुद्ध कौन सा होगा अपना? बताओ जल्दी से। इसका होगा दोस्तों दीर्घकाय। ठीक है, दीर्घकाय। आगे देखते हैं, कसूर शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? कसूर शब्द का, कसूर का विलोम शब्द होगा, कसूर का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताओ भाई। कैसूर, कैसूर, कसूर का विलोम शब्द कौन सा होगा? ए कसूर, ना कसूर, बेकसूर, निर्दोष। ए कसूर, ना कसूर, बेकसूर, निर्दोष। कौन सा होगा दोस्तों? कसूर का बेकसूर। कसूर का क्या होगा दोस्तों? बेकसूर। ठीक है। अभी इंग्लिश वाला होगा, डिटर्मिनेंट्स पर को चेक करना है दोस्तों। एंड का प्रयोग हो रखा है इसके अंदर। ऑल द सोल्जर्स लुक्ड एट मेजर वो हैड ए फ्रेंडली फेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? बता दो फटाफट, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? आप कमेंट करके बता सकते हो। ऑल द सोल्जर लुक्ड एट ए मेजर who had a friendly face. All the soldier looked at an major who had a friendly face. All the soldier looked at the major who had a friendly face. तो द मेजर होगा, ए होगा, एन होगा, क्या होगा? तो ऑल द सोल्जर लुक्ड एट द मेजर। ठीक है, तो द इसका आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? द। ठीक है, द मेजर फ्रेंडली फेस। ठीक है। सेकंड, द हायर यू गो कूलर इट इज। The higher you go, the higher you go, a cooler it is, an cooler it is, the cooler it is. The higher you go, क्या दोस्तों देगा? The HIGHER, the higher you go, ठीक है, cooler it is। ये क्वेश्चन देगा अपने को दोस्तों। The higher you go, cooler it is। तो ए एन का इसका अंदर प्रयोग हो रखा है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, द। शी इज इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेज। इंटरेस्टेड का मतलब रुचि रखती, किसमें रखती है दोस्तों? शी इज इंटरेस्टेड अबाउट लर्निंग न्यू लैंग्वेज, शी इज इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेज, शी इज इंटरेस्टिंग इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, और शी इज इंटरेस्टिंग ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर इसका? आप कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट। कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? शी इज इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेज, शी इज बताओ, शी इज इंटरेस्टेड, शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। ठीक है, शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें 40 मिनट कंप्लीट हो चुके दोस्तों। व्हाट डज द टर्म गजेट रेफर टू इन गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी। मतलब गजेट का एक टर्मिनोलॉजी है गवर्नमेंट के अंदर, उसका अर्थ क्या होता है? ए पब्लिक अनाउंसमेंट इन न्यूज़पेपर, एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ए पार्लियामेंट्री डिबेट रिकॉर्ड, या ए लीगल कोर्ट नोटिस। तो इनमें से क्या होगा दोस्तों? जो गजेट होता है ना, गजेट उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? आप लोग इसका मतलब बताओ। गजेट जो होता है ना, गजेट क्या होगा दोस्तों? ए पब्लिक अनाउंसमेंट इन न्यूज़पेपर, एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ए पार्लियामेंट्री डिबेट रिकॉर्ड, ए लीगल कोर्ट नोटिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बता दो मुझे। और जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर कर देवे। ठीक है दोस्तों।
ये अपना सिंदूर सीरीज का मॉडल पेपर 3 है। ऐसे ही कम से कम 20 मॉडल पेपर में करवाने की सोच रखा हूँ। बात की बाद में सोचेंगे, 20 तो करवा दे कम से कम। ठीक है, इनमें से आप लोगों के पास जो अपने स्कूल मैनेजमेंट है वो भी मैं क्लासेस लेके आऊंगा। स्कूल मैनेजमेंट की कम से कम 500-600 जो एमसीक्यू बनते हैं मोस्ट वो लेकर आने वाला हूँ। और जो हमारी जो करंट अफेयर्स है जिसके हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके एमसीक्यू भी मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। हमारे एमसीक्यू क्लासेस चलेगी दोस्तों, लगातार चलेगी एमसीक्यू क्लासेस, क्योंकि लास्ट टाइम जो एमसीक्यू करता है वही आगे जाकर सक्सेस होता है। एमसीक्यू मतलब सिलेक्शन। ठीक है, एमसीक्यू मतलब सिलेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा एक एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ठीक है, सिलेक्ट द एंटीनोम ऑफ जेनेरियस। इसका जो जेनेरियस का एंटीनोम्स क्या होगा? टी ओ एन वाई एम। एंटीनोम्स क्या होगा दोस्तों जेनेरियस का? ठीक है, क्या होगा दोस्तों इसका? इसका एंटीनोम्स क्या होगा? एंटीनोम्स सिनोनिम्स भी आपको पता है कि आप लोगों को याद रखने। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अपने इंपॉर्टेंट एंटीनोम्स सिनोनिम्स वगैरह हो तो इंग्लिश के अंदर उनको मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक दोस्तों, जो आप लोग याद भी कर सकते हो आराम से। एंटीनोम्स और जेनेरियस क्या होगा दोस्तों इसका? इसका जो अपना आंसर है एंटीनोम्स क्या होगा? सेल्फिश। एंटीनोम जो जेनेरियस दे रखा है अपना, सिलेक्ट द एंटीनोम्स ऑफ जेनेरियस, इसका जो सेल्फिश इसका जो एंटीनोम हो जाएगा। आगे देखते हैं। आईएसएस पर जाने वाले पहले आईएसएस पर जाने वाले पहले यहाँ पर पीला नहीं, पहले। ठीक है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? कौन? ठीक है, कौन है? ठीक है, आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताओ मुझे। ये करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ी होगी करंट अफेयर्स आप लोगों ने, तो आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू में लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि किसी ने भी अभी तक एमसीक्यू करवाए नहीं है करंट अफेयर्स के, और नहीं कोई करवाने वाला है। तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर आने वाला हूँ जल्द ही, मतलब इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने फर्स्ट वीक में आप लोगों को एमसीक्यू की मैं कम से कम 500-600 जो एमसीक्यू बनते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, मोस्ट करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू बनते हैं वो मैं लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, 1 या 2 क्लास में सारे एमसीक्यू मैं करवा दूंगा। मैं एमसीक्यू अभी टाइप कर रहा हूँ, बहुत सारे जो मैंने स्कूल मैनेजमेंट के एमसीक्यू मैंने टाइप कर ली है 300-400, अभी 300-400 और करने एमसीक्यू टाइप। इसी प्रकार से जो हमारे करंट अफेयर्स है उसके भी मैं करने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनील शुक्ला, मनीष शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, राजीव शुक्ला। अब ऑप्शन करके बताओ भाई। अब आप लोग शुक्ला शुक्ला तो याद हो गया भाई, शुक्ला मनीष शुक्ला है, मनीषा शुक्ला है, सुनील शुक्ला है। देखो सुनील मेरा नाम आ गया। हाँ, मनीषा कौन है, राजीव कौन है, शुभांशु कौन है, तो कौन है ऐसा जो आईएसएस पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री? तो अब देखो ये ऑप्शन मैंने ही डाले इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, भारत का पहला राज्य जो अपना उपग्रह लॉन्च करेगा, तमिलनाडु, असम, केरल, चेन्नई। अब लोग बताओ बस इसका आंसर। भाई करंट का आप लोगों को पता है, करंट पढ़ते हो ना आप लोग, बताओ इसका आंसर क्या होगा? भारत का पहला राज्य जो अपना उपग्रह लॉन्च करेगा, तमिलनाडु, असम, केरल और चेन्नई। तमिलनाडु, असम, केरल और चेन्नई। तमिलनाडु, असम, केरल और चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा असम। ठीक है, असम अपना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया? बताओ भाई। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक हासिल किए जीतकर? बताओ। इन्होंने 62 पदक हासिल किए दोस्तों। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? बता दो मुझे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां हुआ? पटना, जयपुर, भोपाल और सूरत। पटना, जयपुर, भोपाल और सूरत। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ, भोपाल में हुआ, सूरत में हुआ, कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ दोस्तों पटना में अपना, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। काजीपुरा लेपर्ड सफारी कहाँ शुरू की जाएगी? बताओ भाई, काजीपुरा लेपर्ड सफारी कहाँ शुरू की जाएगी? हाँ, नागौर है, अजमेर है, जोधपुर है और अपने उदयपुर है। तो काजीपुरा लेपर्ड सफारी कहाँ शुरू की जाने वाली है? भाई अपने नागौर है, नागौर है, अजमेर है, जोधपुर है और उदयपुर है। नागौर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। तो कहाँ अपने काजीपुरा लेपर्ड सफारी
शुरू की जाएगी? बताओ भाई कहाँ शुरू की जाएगी? अपने जो अजमेर जिला है, अजमेर, वहां पर काजीपुरा। अब देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया, काजीपुरा, LAPE, लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? कौन सा दोस्तों? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अभिनव शुक्ला, रणजीत शुक्ला, अभिजीत शुक्ला, अशोक शुक्ला। अरे बताओ भाई, शुक्ला शुक्ला, हाँ, अभिनव, रणजीत, अभिजीत और आलोक। अब कौन है भाई? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुक्ला याद रख लेते हैं भाई, शुक्ला शुक्ला शुक्ला। अब शुक्ला शुक्ला आ गया तो बताओ भाई, अभिनव भी सही लग रहा है, रणजीत भी सही लग रहा है, अभिजीत भी सही लग रहा है और आलोक भी सही लग रहा है, तो बताओ भाई कौन सा है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अभिनव, रणजीत, अभिजीत और आलोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आलोक शुक्ला। नवीन चावला, चावला किस पद पर कार्यरत थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? नवीन चावला कौन सा दोस्तों? नवीन चावला किस पद पर कार्यरत थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया, कौन सा दोस्तों? नवीन चावला किस पद पर कार्यरत थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर। अगर आप लोगों को ये करंट अफेयर्स अगर आप लोगों को याद है तो मैं मानता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। और ये मान लो कि अगर इस जो मॉडल पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन अगर 35 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, 30 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, तो ये मान लो कि आप लोग का डब्बा गोल है और सिलेक्शन शायद मुझे लगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों के कम से कम 40 क्वेश्चन बन रहे हैं राइट, तो आप लोग सिलेक्शन की दौड़ में बने हुए हो। 40 क्वेश्चन अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो ठीक है दोस्तों। दो तीन दिन पहले क्या देखो दोस्तों, अगर अपन जो सिस्टम वगैरह है मेरे पास उसमें क्या है दोस्तों, कुछ टेक्निकल चीज ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आती है ना। मैंने माइक नहीं मंगवाया तो उसमें क्या, जैसे अपन कुछ पंखा वगैरह तेज चला लेते हैं तो फिर उसमें शोर आने लग जाता है। तो अभी कुछ सिस्टम में कुछ किया मैंने, तो अभी शोर नहीं आ रहा है, तो इसलिए पसीना कम आ रहा है। नहीं तो दो सेकंड वीक जो अपनी क्लास थी उसमें पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि पंखा भी कम चल रहा था, धीरे चल रहा था। तो अभी मैंने तेज चला रखा है, तो भी अपने जो माइक है उसमें शोर शायद नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, तो बताओ मुझे इसका जो नवीन चावला है वो किस पद पर कार्यरत है जिनका हाल ही में निधन हो गया? वो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन से दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने में 1 मई 2025 से मौजूदा फास्टैग प्रणाली, टोल संग्रह प्रणाली, ठीक है, टोल संग्रह प्रणाली को हटाकर किस नई प्रणाली को लागू किया? किस नई प्रणाली को लागू किया? मैं बताओ, भारत में 1 मई 2025 से मौजूदा फास्टैग आधारित टोल संग्रह प्रणाली को हटाकर किस नई प्रणाली को लागू किया? स्मार्ट कार्ड टोल प्रणाली, बारकोड टोल प्रणाली, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली या बायोमेट्रिक टोल प्रणाली। या बायोमेट्रिक हो सकती है, उपग्रह हो सकती है, बारकोड हो सकती है, स्मार्ट कार्ड हो सकती है। तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन सी प्रणाली है जो अपने 1 मई 2025 से फास्टैग आधारित टोल संग्रह प्रणाली को हटाकर ये चीज नहीं लागू कर रहे हैं? यानी स्मार्ट कार्ड टोल प्रणाली, बारकोड टोल प्रणाली, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली और बायोमेट्रिक टोल प्रणाली। कौन सा इसके अंदर ऑप्शन अपना राइट होगा? दोस्तों क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना? देखो मॉडल पेपर बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। 75 क्वेश्चन अगर टाइप करते हैं ना अपन तो बहुत पैसा लगता है टाइप करने करवाने में, क्योंकि मुझे तो टाइपिंग आती है इसलिए मुझे दिक्कत आती नहीं है, पर टाइम बहुत लगता है, कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं इसको टाइप करने में, बनाने करने में। ठीक है, यानी एक मॉडल पेपर बनाने का मतलब कम से कम 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे लगते हैं मुझको। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो होगा दोस्तों उपग्रह आधारित टोल प्रणाली। ठीक है, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली। मार्च 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया? ठीक है, मार्च 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया? विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शर्मा जी और अपने शुभमन गिल। अरे बताओ भाई क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? जो राइट आंसर है वो क्या होगा?
मार्च 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया? भाई कोहली है, अय्यर है, शर्मा जी है या गिल है? अब देखो आप लोगों ने पढ़ तो बहुत रखा होगा, भाई क्वेश्चंस तो आना चाहिए ना। इसका जो राइट आंसर है दोस्त अपना श्रेयस अय्यर जी है अपना, वो अपने राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, वो इसका संबंध किस देश से था? हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? ईरान, आयरलैंड, अर्जेंटीना और इंग्लैंड। क्या दोस्तों? ईरान, आयरलैंड, अर्जेंटीना और इंग्लैंड, इनमें से कौन सा आप लोगों के ऑप्शन हो सकता है, वो ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है दोस्तों, क्या राइट आंसर हो सकता है इसका? राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है, बता दो मुझे। ठीक है, बताओ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा अर्जेंटीना। क्या होगा दोस्तों? अर्जेंटीना नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड होगा। ठीक है, हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, इसका संबंध दोस्तों आयरलैंड से है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन साइंस के स्टार्ट हो गए, जो साइंस के आप लोगों को लोगों ने अच्छे से पढ़ भी रखी होगी, और मौका मिलेगा तो मैं साइंस की भी एमसीक्यू क्लास लाने की कोशिश करूंगा, मौका मिल गया ना तो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? कौन सा दोस्तों सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? कौन सा तत्व बताओ भाई? ऑक्सीजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन और कार्बन है। ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन। ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? तो ऐसा तत्व कौन सा दोस्तों? अपना कार्बन बाबा जी है, जो सभी तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे को पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या अपने ऑल? तो अपने ऑप्शन नंबर ऑल सही आंसर हो सकता है क्या? या जड़त्व का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बताओ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गोले से बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या उपयुक्त सभी? तो इसका जो अपना आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में जैविक संसाधन के उदाहरण है? कौन से विकल्प में जैविक संसाधन के उदाहरण है? कौन से जैविक संसाधन के उदाहरण है? ठीक है, तो भाई निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में जैविक संसाधन के उदाहरण है? बताओ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर चार। क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? काष्ठ, रबर, दूध, अंडे, चट्टाने। पर चट्टान जैविक है क्या? नहीं, चट्टान जैविक नहीं है, तो यहाँ पर भी चट्टाने हैं, यहाँ पर चट्टाने, तो ये जैविक नहीं। तो फर्स्ट काष्ठ, रबर, दूध और अंडे, तो ऑप्शन नंबर एक। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? कौन सा दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? चार, पांच, दो, तीन। बताओ भाई क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? ये अपने 2005 में प्रभावी हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? ऐच्छिक पेशियों में, अनैच्छिक पेशियों में, हृदय पेशियों में या उपयुक्त सभी में? ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय पेशियों में या उपयुक्त सभी में, इनमें से कौन सा है जिसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? तो भाई ऑप्शन नंबर 50 है अपना, क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसके अंदर अपना आंसर कौन सा होगा? ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय और उपयुक्त सभी। दोस्तों 35 मिनट और बचे हैं और अपने पास 25 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी 50 क्वेश्चन हो गए अपने पास। अपने 55 मिनट के अंदर हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, उसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स के थे। मैथ्स के क्वेश्चन आपको पता है थोड़ा जल्दी कर लिए थे अपन ने। ठीक है, और आपको पता है रिवीजन भी इसी साथ साथ हो जाएगा। आप लोग अगर बाकी चीजें नहीं देखो तो गणित तो आराम से देख सकते हो, है ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऐच्छिक पेशियों में। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में राज्य सीटों की, किस राज्य की सीटों का राज्यवार आवंटन लिखित है? तो संविधान की किस अनुसूची में, है ना, किस अनुसूची में राज्यसभा का, राज्यसभा की
सीटों का आवंटन है, सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है। संवैधानिक किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है बताओ? चौथी, आठवीं, 10वीं या तीसरी? चौथी, आठवीं, 10वीं या तीसरी? चौथी, आठवीं, 10वीं या तीसरी? बताओ मुझे, कौन सा संवैधानिक किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है? चौथी, आठवीं, 10वीं या तीसरी? बताओ दोस्तों, ये हमारी जो चौथी अनुसूची है उसमें उल्लेखित है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर साइड में दे रखे हैं और इधर कोड दे रखा है, तो इस आप लोग बता दो मुझे कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? चार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और 25, 26, 21 और 28। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पढ़ लो पहले तो इसको भाई। कर्नाटक में कितनी लोकसभा सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में कितनी है, गुजरात में कितनी है और ओडिशा में कितनी है? बताओ मुझे कितना, इसका आंसर कितना होगा? बताओ इसका आंसर कितना होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अपना सेकंड ऑप्शन है, 4, 1, 2, 3, यानी कि कर्नाटक में दोस्तों अपने 28 लोकसभा सीटें और आंध्र प्रदेश में अपने दोस्तों 25 है, गुजरात में अपनी 26 है और ओडिशा में 21 है। ठीक है, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, व्यय आयोग या अपना लेखा महानियंत्रक? कौन है दोस्तों अपने निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है भाई? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? लेखा महानियंत्रक। इसको तो सीधे लिया था। ये पढ़ो आप लोग पहले तो इस क्वेश्चन को, फिर देना आंसर। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन दोस्तों गलत है? पढ़ो। राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। ठीक है, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ठीक है, और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो कौन सा ऐसा विकल्प है राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्तियों के बारे में जो इनमें से कथनों में से गलत है? बताओ दोस्तों, मॉडल पेपर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के इंटरेस्ट नहीं है मॉडल पेपर करने में, वो मैं देख लूंगा। ठीक है, पर फिर भी मैंने जैसे बताया था कि आप लोगों को कम से कम 10 तो मैंने बना लिए हैं, तो 10 तो मुझे करवानी ही है। 10 मॉडल पेपर तक मैं देख लूंगा कि उनका इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, होगा तो मैं आगे भी करवा दूंगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों वो अपना गलत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। लोकसभा में सदस्य संख्या 542 है। लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती है। लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 131 है, 83 अनुसूचित जातियों के लिए, 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो इनमें से बताओ भाई ऐसा कौन सा कथन है जो सही है ना? बताओ। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों जो एकदम राइट है? एकदम फ्री क्लासेस है दोस्तों अपनी। 30 मिनट और बचे अपने पास और 20 क्वेश्चंस लगभग अपने बाकी है, तो अपने आराम से 15 मिनट में हो जाएंगे, तो अपने पास 15 मिनट आराम से शेष बच जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और सी। ठीक है दोस्तों, केवल ए और सी। ठीक है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? कौन से दोस्तों? सोम
कमला अंबा किस जिले में है? तो भाई डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है। तो कौन सा जिला है जिसमें सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है? तो ये अपने दोस्तों बांसवाड़ा है या डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है। तो कौन सा है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों? डूंगरपुर में। राजस्थान में किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? कौन सी दोस्तों? किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन और कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन। यानी सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा और कालीसिंध। सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा और अपना कालीसिंध। तो दोस्तों ऐसा कौन सा स्टेशन है अपना जिसकी अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? दोस्तों अपने पास 18 क्वेश्चंस और बचे हैं और लगभग 28 मिनट अपने पास बचे हैं, तो अपन उनमें से कर लेंगे, मुझे लगता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स वाले होते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। आगे देखते हैं, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। ठीक है, कौन सा? ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? बताओ भाई। 342, 374, 408, 456। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो अपने संख्या के अंदर पूछ लिया, तो इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। 342 है, 374 है, 408 है और 456 है। बताओ भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 374 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, जेम्स स्टोन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा दोस्तों? जेम्स स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अपने अलवर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अलवर, इनमें से कहाँ स्थित है दोस्तों अपने जेम्स स्टोन औद्योगिक पार्क? ये अपने जयपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, मेरिनो किसकी नस्ल है? किसकी दोस्तों? ये मेरिनो है ना, मेरिनो किसकी नस्ल है? मेरिनो किसकी नस्ल है दोस्तों? गाय, मुर्गी, बकरी और भेड़। किसकी दोस्तों? गाय है, मुर्गी है, बकरी है, भेड़। मेरिनो किसकी नस्ल है दोस्तों? बताओ मुझे। गाय की है, मुर्गी की है, बकरी की है, भेड़ की है। तो जो अपनी मेरिनो है वो भेड़ की नस्ल है दोस्तों। किसकी दोस्तों? भेड़ की। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता किसे जाना जाता है? कौन दोस्तों? किशोर मनोविज्ञान के पिता कौन है अपने? हॉल है, गैरिसन है, गैसेल है या थॉर्नडाइक है? बताओ मुझे। हॉल है, बताओ मुझे कौन है किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? अपने स्टैनले हॉल को जाना जाता है। कौन दोस्तों? स्टैनले हॉल। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है, मतलब समस्या कौन सी है जो अपने किशोरावस्था में होती है? ठीक है, अभिप्रेरणा की कमी, लेक ऑफ मोटिवेशन, सहयोग की कमी, लेक ऑफ कोऑपरेशन, अभिरुचि की कमी, लेक ऑफ इंटरेस्ट और समायोजन की कमी, लेक ऑफ एडजस्टमेंट। तो कौन सी है दोस्तों जो किशोरावस्था में मतलब ज्यादातर लोगों के अंदर ये समस्या होती है? किशोरावस्था जैसी अपनी चलती है बच्चों की, जैसे 12 से 18 साल में, तो उस समय जो होने वाली है उनके अंदर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम कौन सी है? क्या वो मोटिवेशन मिलता रहता है उनको, ऑपरेशन कॉपरेशन में मतलब सहयोग मिलता रहता है, अभिरुचि रहती है, इंटरेस्ट रहता है किसी किसी में? हाँ, पर जो समायोजन मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर पाते वो उस अवस्था में किसी के साथ समायोजन या एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये समायोजन की कमी उनमें देखी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अनुकूलन क्षमता, उत्साह, जीवन मूल्य एवं स्वयं के दर्शन की कमी और संवेगात्मक समायोजन। तो निम्न में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अनुकूलन, उत्साह, जीवन मूल्य और स्वयं के दर्शन की कमी। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है मुझे। कमी तो नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब मानसिक स्वास्थ्य अगर किसी का अच्छा है तो क्या उसमें कमी रहेगी क्या? नहीं। ठीक है, वो समायोजन भी कर सकता है, उत्साह रहेगा उसके अंदर और अनुकूलन क्षमता भी रहेगी, तो ये नहीं रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? नियमित दिनचर्या रहेगी, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हाँ। और संतुलित ये भी रहेगा, आत्म मूल्यांकन क्षमता रहेगा। अस्वीकृति, वास्तविकता की अस्वीकृति, जो वास्तविकता की अस्वीकृति है वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। कौन सा दोस्तों? ये
अपने मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। कौन सा? अवास्तविकता की अस्वीकृति। ठीक है। निम्नलिखित में से संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में कौन योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रण करने की, संवेग उत्तेजित करने की, संवेग मूल्य निर्धारित एवं अभिव्यक्त करने की। तो कौन सा ऐसा है जो संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा नहीं है? पर नियंत्रण करने की है, समझने की है, उत्तेजित करने की है, या संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। तो जो अपने संवेग उत्तेजित करने की है ना, ये नहीं है। संवेग उत्तेजित करने की क्या दोस्तों? संवेग उत्तेजित करने की। ठीक है, आगे देखते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई दोस्तों? बालिका शिक्षा फाउंडेशन कौन सा दोस्तों? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? बताओ मुझे, इसका राइट आंसर बता दो। 20 मिनट और बच्चे अपने पास। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई दोस्तों? 30 जनवरी 1995, 30 दिसंबर 1992, 30 मार्च 1995 और 30 मार्च 1994। तो 30 जनवरी 1995, 30 दिसंबर 1992, 30 मार्च 1995 और 30 मार्च 1994। तो इसका जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? इसके दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों अपने 30 मार्च 1995 को की गई। ठीक है, 30 मार्च 1995। संस्थागत नियोजन का स्वरूप होना चाहिए सहयोगात्मक, लचीला, प्रयोजनवादी या उपयुक्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बताओ। संस्थागत नियोजन का स्वरूप होना चाहिए सहयोगात्मक, लचीला, प्रयोजनवादी या उपयुक्त। तो इसका जो आंसर राइट आंसर उपयुक्त होगा। उपयुक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख कार्य होता है शोध कार्य, पाठ्यक्रम निर्माण करना, पुस्तकों का वितरण करना। दोस्तों पाठ्यक्रम तैयार करने तो एनसीईआरटी को सलाह देना, और शोध कार्य करना, पाठ्यक्रम निर्माण करना, पुस्तकों का वितरण करना। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है? बताओ भाई। शोध कार्य करना, पाठ्यक्रम तैयार करने तो एनसीईआरटी को सलाह देना, पाठ्यक्रम निर्माण करना और पुस्तकों का वितरण करना। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख कार्य दोस्तों इनमें से है अपना पाठ्यक्रम तैयार करने तो एनसीईआरटी को सलाह देना। ठीक है। आरटीए 2009 के किस धारा में उल्लेख है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन, कौन सा दोस्तों? प्राइवेट ट्यूशन। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करेगा। कौन सा? 27, 28, 29, 30। तो ऐसी कौन सी धारा है जो जिसमें प्राइवेट ट्यूशन को बाधित किया गया है? ठीक है, आरटी 2009 की किस धारा में उल्लेख है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करेगा? धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30। तो इसमें धारा 28 के अंदर उल्लेखित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? कौन किसका दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा परिषद। माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया दोस्तों? मुझे बता दो, कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया। 30 नवंबर 2009, 2008, 2009, 2008, यानी 30 नवंबर 2009, 30 सितंबर 2008, 30 सितंबर 2009 और 30 सितंबर 2009। तो कब किया गया दोस्तों माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन? बताओ कब किया गया दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? 3 सितंबर 2009, 3 सितंबर 2009 को इसका गठन किया गया। ठीक है। अधिकांश संस्थाएं इसलिए असफल रहती है क्योंकि वहां अच्छे नेतृत्व का अभाव रहता है। अधिकांश संस्थाएं इसलिए असफल रहती है क्योंकि वहां अच्छे नेतृत्व का अभाव रहता है। ये कथन किसने कहा? ये अपने न्यूनर एम किलिंग ने कहा, आरटी लिविंगस्टोन ने किया, पीटर एफ ड्रेकर ने कहा, या एच चर्च ने कहा? बताओ भाई। अधिकांश संस्थाएं इसलिए असफल रहती है क्योंकि वहां अच्छे नेतृत्व का अभाव रहता है। तो ऐसा कौन है दोस्तों? मुझे कमेंट करके बता दो। न्यूनर एवं किलिंग ने, आरटी लिविंगस्टोन ने, पीटर एफ ड्रेकर ने, या एच चर्च ने? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पीटर एफ ड्रेकर ने कहा कि
अधिकांश संस्था इसलिए असफल रहती है क्योंकि वहां अच्छे नेतृत्व का अभाव रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके अंदर बताओ भाई कि कौन होगा भाई। सहयोगी शैली में नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, या प्रजातांत्रिक शैली में नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यवहार शैली में नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं, या एक तंत्रीय शैली के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने पास लगभग 18 मिनट और बचे हैं दोस्तों, और 3 क्वेश्चन है, मतलब 15 मिनट बचते बचते अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। बताओ इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? तो दोस्तों इसकी जो प्रजातांत्रिक शैली है अपनी, जो कौन सी दोस्तों, प्रजातांत्रिक शैली। ठीक है, आगे देखते हैं। नेतृत्व की किस शैली का प्रयोग कर्मचारियों की अनुभवहीनता, असुरक्षा एवं अकुशलता की स्थिति में किया जाता है? नेतृत्व की किस शैली का प्रयोग कर्मचारियों की अनुभवहीनता, असुरक्षा एवं अकुशलता की स्थिति में किया जाता है? बताओ भाई, नेतृत्व की किस शैली, बताओ भाई, नेतृत्व की किस, दोस्तों एक मिनट रुकना, इसमें दोस्तों व्यवहार शैली आएगी। क्या आएगी दोस्तों? इसमें व्यवहार शैली आएगी, और इसमें आएगी दोस्तों नेतृत्व की किस शैली में कर्मचारियों का प्रयोग कर्मचारियों की अनुभवहीनता, असुरक्षा एवं अकुशलता की स्थिति में किया जाता है? बताओ भाई इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें होगा दोस्तों एक तंत्रीय शैली। कौन सा होगा दोस्तों? एक तंत्रीय शैली। नेतृत्व की किस शैली का प्रयोग कर्मचारियों की अनुभवहीनता, असुरक्षा एवं अकुशलता की स्थिति में किया जाता है? एक तंत्रीय शैली में, और इसमें दोस्तों अपना व्यवहार शैली आएगी। ठीक है, पीएमआईएस का पूरा नाम बताइए। पीएमआईएस का पूरा नाम बताओ दोस्तों। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्लानिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोग्राम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या पीपुल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? सोच के बताना इसका आंसर क्या होगा। बताओ दोस्तों क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अपने अभी 15 मिनट के लगभग करीब करीब बचे हुए हैं। मैं तो लास्ट पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा पानी है, पानी भी खत्म हो चुका है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण, उचित, सार्थक, अधिगम लक्ष्यों को विशेषीकृत करने और विद्यार्थियों द्वारा उन्हें पाने हेतु शक्ति संपन्न बनाना है। उक्त परिभाषा किसकी है? किसकी दोस्तों? ये स्पार्क की। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसा आप लोगों को कहा था कि मैं मॉड्यूल पेपर लेके आऊंगा, तो मैं मॉड्यूल पेपर अभी करवा रहा हूँ। अब आप लोग का रेस्पॉन्स कैसा रहेगा वो मॉड्यूल पेपर करवाने के बाद पता लगेगा। रेस्पॉन्स अभी तक मैंने 2 मॉड्यूल पेपर करवाए, तो वहां पे अच्छा कुछ रेस्पॉन्स रहा नहीं है। ठीक है, अच्छा रेस्पॉन्स रहा नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, 15-20 तो मॉड्यूल पेपर 15 तो करवाऊंगा कम से कम, हालांकि 20 तक मैंने इरादा कर रखा है, अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है, इसी के साथ में करंट अफेयर्स की एमसीक्यू में करवाऊंगा, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट की एमसीक्यू में करवाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, करंट और स्कूल मैनेजमेंट की एमसीक्यू में करवाऊंगा जरूर जरूर। इसी के साथ अपने मॉड्यूल पर चल ही रहे हैं, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं गणित का रिवीजन भी करवाने की सोचूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना है दोस्तों। आप लोगों के साथ इसी प्रकार से बने रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और सिंदूर सीरीज में इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में अभी तक किसी ने अपने मॉड्यूल पर स्टार्ट किया होगा जो अपने पूरे सिलेबस को कवर करता हो। ठीक है, थैंक यू।